Good morning. Yesterday we have studied the circuit having inductor, and we have seen there that in that case voltage leads by 90 degree and current lags. और इक्वेशन क्या थी? V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. So there is a phase difference of 90 degree, or we have seen its phasor diagram also. In this case we are familiar with a new quantity, that is inductive reactance, denoted as XL, and its value is XL is equal to L omega. Here omega is frequency and L is inductance of the inductor. So what is this inductive reactance XL? It is the effective opposition offered by the inductor to the flow of current in the circuit. Clear? और हमने ये फाइंड आउट कैसे किया था? वी नो दैट आई नोट इक्वल टू वी नोट अपॉन आर. ओम्स लॉ होता है ना, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना. और आई नोट और वी नोट यहाँ पे पीक वैल्यूज़ हैं. वी नो आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन आर एंड, और इस वाले टॉपिक में हमने ड्राइव किया दैट आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्स एल, मतलब एल ओमेगा. तो हमने कंपेयर किया कि इट इज़ अ सिमिलर क्वांटिटी टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस. यहाँ ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही है, बट यहाँ पे इसको हम देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम, ठीक है. और जब हमने कंपेयर किया तो वी गेट टू नो दैट इट हैज़ सेम यूनिट एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज़ ओम. नाउ what is omega? Omega is equal to 2 pi f, है ना, और omega is equal to 2 pi by t. Frequency and time are reciprocal to each other, so XL can also be written like 2 pi f omega की जगह और into L. So from this expression we have seen that XL and F are directly proportional to each other. Clear? और अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा एक्सएल और एफ का. उसके बाद है अगर मैं डीसी की बात करूं, डायरेक्ट करंट के केस में एफ क्या होता है? ज़ीरो. इफ़ एफ इज़ ज़ीरो देन एक्सएल इज़ ऑल्सो ज़ीरो. एक्सएल इज़ ज़ीरो मीन्स कोई रिएक्टेंस ही नहीं है. देर इज़ नो, एक्सएल इज़ ज़ीरो. No opposition here, so no opposition is offered to the direct current and it can flow through the inductor easily. It can easily flow through the inductor. Clear? But in case of DC, frequency is finite. तो अगर फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई वैल्यू है, इट मीन्स एक्सएल की भी कोई वैल्यू होगी. इट इज़ ऑल्सो फिनाइट. इन केस ऑफ AC, inductor offer finite opposition to the flow of current, finite opposition to the AC alternating current. Clear? ऐसा यूनिट्स इसके ओम है, और हम ड्राइव करके भी देख लेते हैं. एक्सएल इज इक्वल टू एल इंटू 2 पाई एफ ना, और यू कैन से हेनरी अपॉन, ये तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, तो मैं उसकी जगह टाइम के यूनिट्स लिख सकती हूँ सेकंड, ठीक है, हेनरी अपॉन सेकंड. फिर दिस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड अपॉन सेकंड. सेकंड से सेकंड कैंसिल, और वोल्ट पर एम्पेयर क्या होता है? ओम ही होता है. वोल्ट पर एम्पेयर ना, एम्पेयर किसके यूनिट्स है? करंट के. वी अपॉन आई क्या होता है? रेजिस्टेंस ना. तो वोल्ट पर एम्पेयर ओम की. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एक्सएल का? डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम L2T minus 3A minus 2. क्लियर? नाउ जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में पावर निकाली थी, एवरेज पावर, हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं. इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर. ओके, सो यू नो पावर इन केस ऑफ इंडक्टर PL, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. ठीक है, V की वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या है? यहाँ पे इंडक्टर के केस में जो करंट है वो लैग करता है. यहाँ पे आप चाहे स्मॉल आई से इक्वेशन लिखो चाहे कैपिटल आई से लिखो, बट आपने वही यूज़ करना है. अगर स्मॉल आई से अपना ड्राइव कर रहे हो एक्सप्रेशन तो ऐसा नहीं है, बीच में कैपिटल आई लिखना है आपने.
आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, करंट लैग करता है ना बाई पाई बाई टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस थिंग इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज कॉस थीटा होता है ना, ये माइनस कॉस ओमेगा टी, बिकॉज माइनस 90 है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो क्या आएगा, नेगेटिव बाहर लेके आ रही हूँ अपॉन 2, ये 2 मैं इसके नीचे ले आई, और एक ये फॉर्मूला बना देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा टी है, तो इट इज़ साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है? तो अब हमने निकालनी है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसे, ठीक है, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, ये वैसे पूरे की ही एवरेज आएगी। एवरेज ऐसे लिखते हैं ना, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, बाहर ही लिखो इसको, एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब एवरेज निकालने का मैंने बताया हुआ, जिस क्वांटिटी की एवरेज निकालनी है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है ना, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो टी आएगा, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख लूँ, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, इसकी एवरेज निकालनी है ना मैंने, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ यही वाली क्वांटिटी जिसकी आपने एवरेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन दिस थिंग ना, तो इसको मैं सीधा ही 1 अपॉन टी लिख रही हूँ, और लिमिट्स आएंगी फ्रॉम 0 टू टी। क्लियर? नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और फिर एंगल की भी करते हैं हम, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल 2 ओमेगा, लिमिट्स लगाओगे आप 0 टू कैपिटल टी माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2। अब ये सॉल्व करना तो आपको आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, यहाँ पे ओमेगा की जगह आप पुट करना 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे बनेगा कोस 4 पाई माइनस कॉस 0, और यहाँ पे 2 ओमेगा टी भी है तो उसको बाहर ले लेंगे 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो कॉस 0 क्या होता है 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू दिस टर्म इज 0। ठीक है, तो पी एल एवरेज पावर क्या आई इन केस ऑफ इंडक्टर इज 0। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगी नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो ओवरऑल जो पावर आएगी वो 0 आएगी इन केस ऑफ इंडक्टर। क्लियर? उसके बाद आर नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर एक मिनट, एक्सेल और एफ में प्लॉट हमने देखना है अभी। अच्छा, या ये भी देखो, एक्सेल और एफ में प्लॉट। ठीक है, मैंने बताया ही था कि स्ट्रेट लाइन आएगी तो ऐसे आएगी। ठीक है, एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है ना, सो इन केस ऑफ इंडक्टर अगर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में प्लॉट पूछा जाए कि कैसा इनका ग्राफ होगा, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, मतलब हम अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट करेंगे कि वो कैसा होता है। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, या फिर यू कैन से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, और यू कैन से प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब कि मेरे सर्किट में सिर्फ मेरे पास कैपेसिटेंस है और एसी सोर्स है। ठीक है, एसी सोर्स की वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हर बार यही तो ले रहे हैं। कैपेसिटेंस की ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। अब क्या करेंगे, वही किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज V है, फिर देखो ऐसे करंट जा रहा है ना, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, Q बाई सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आई,
V इज इक्वल टू Q बाई C एंड Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब V की वैल्यू आपको पता है, इट मीन्स Q इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी। ये आया। नाउ वोल्टेज मुझे पता है, हम क्या निकालते हैं, हम करंट की इक्वेशन निकालते हैं। अगर आपको करंट पता होगा तो हम वोल्टेज की इक्वेशन निकालेंगे। अब वोल्टेज पता है, करंट I इज इक्वल टू DQ बाई dt, वी ऑल नो दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, I कैसे आएगा, अगर आप Q का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू T, क्या हम इस एक्सप्रेशन से डेरिवेटिव कर सकते हैं Q का विद रिस्पेक्ट टू T? यस। क्या आएगा, C V नॉट एज इट इज आएगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और फिर एंगल का करोगे तो ओमेगा, तो क्या आ गया, ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज I। तो अगर मैं इस वाली टर्म को C ओमेगा V नोट को I नोट लिखूं और फिर साथ में आएगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू I। ठीक है, यहाँ पे मैंने I नोट किसको लिखा है, हेयर I नोट इज V नोट ओमेगा C, इसको लिखा है ना, V नोट ओमेगा C को। अब क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, V नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, क्योंकि ओमेगा C यहाँ से ऊपर जाके तो सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा ना। नाउ दिस इज समथिंग लाइक रेजिस्टेंस, समथिंग लाइक रेजिस्टेंस R ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको मैं लिखूंगी XC से। ठीक है, क्या क्वांटिटी आई यहाँ पे, नई XC, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C, एंड दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पहले हमने देखी थी इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे हमारे पास आया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के भी यूनिट सेम होंगे एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओम्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है अपनी इस इक्वेशन को, जो मेरी देखो हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, वेव फॉर्म्स बनाते हैं I और V की। V साइन ओमेगा टी में है, I कॉस ओमेगा टी में है, तो मैं I वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करूँ किसमें, साइन में। क्या करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ना, मतलब इसको मैं साइन 90 प्लस थीटा लिख दूँ, थीटा इज ओमेगा टी हेयर, सो दैट इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक I इज इक्वल टू I नॉट, ये वाली इक्वेशन, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। सो यहाँ से जब मैंने ये इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन ये हमने निकाली। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो करंट है वो 90 डिग्री आगे है वोल्टेज से। देखो वोल्टेज का एंगल सिर्फ इतना है, साइन ओमेगा टी, और करंट का एंगल कितना है, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। वोल्टेज और करंट में करंट लीड्स बाय पाई बाई 2, और यू कैन सी वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाई 2। इंडक्टिव, लास्ट टॉपिक में इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या था, उसमें वोल्टेज लीड कर रही थी, करंट में माइनस पाई बाई 2 था, मतलब कि करंट 90 डिग्री पीछे था, लैग कर रहा था। बट हेयर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट। ठीक है, और यू कैन से कि जो करंट है वो लीड कर रहा है। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, फेजर डायग्राम इसका, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखो ये तो आपको पता है, लेंथ ऑफ दिस एरो डिनोटेड द पीक वैल्यू V नॉट, है ना। तो ये एंगल तो ओमेगा टी है। अब जो करंट है वो कैसा है, करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है ना, इतना तो ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है इतना, इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो, मतलब कि जो करंट है वो ऐसे कुछ बनेगा। देखो अब इसको टिल्ट करके देखो आप, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, दिस इज योर I नॉट। और अगर सिंपल फॉर्म में मैंने बनाना हो, सिंपल, ठीक है, सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे I, यहाँ पे V, ये 90 डिग्री, देखो I 90 डिग्री आगे है V से, ये V है ना, I और V 90 डिग्री पीछे है। देखो V यहाँ पे I है, ये V है, I से V 90 डिग्री पीछे है।
ठीक है, यही चीज़ को मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया। क्लियर। अब इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। अब देखो वेव फॉर्म, यही दो एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं हमने, वेव फॉर्म बनानी है। वेव फॉर्म कैसी होगी इसकी, पहले तो v की बनाओ। v सिंपल है ना, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो सिंपल कर्व इसकी बन जाएगी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। चाहे हम इसको आगे तक भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। t, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जब t 0 है, इन दो इक्वेशंस को देखो, जब t 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 0। जब t 0 है, साइन 0 0। और i क्या आएगा, i क्या आएगा 0 प्लस पाई बाई 2, 90 ना, साइन 91 होता है, मतलब i की वैल्यू समथिंग आई नोट, या यू कैन से आई नोट अभी छोड़ो, i की वैल्यू 1 आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब t 0 ओरिजिन पे, ये t है ना, जब ओरिजिन पे t 0 है तो वोल्टेज भी 0, ठीक है, वोल्टेज भी 0, बट i की वैल्यू कुछ होगी, आई नोट। अगर आई नोट यहाँ पे नहीं होता, साइन 91, तब मतलब i की वैल्यू 1, तो मतलब जो i का प्लॉट है वो हम ही कुछ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, i यहाँ से स्टार्ट होगा और i की कर्व जो है वो ऐसी जाएगी। ठीक है, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ये जो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, देखो जब v 0 है तब i मैक्सिमम है, मतलब जब v मिनिमम है तब जो i है वो मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके i 0 है ना, जब i 0 है तब ये देखो ये पॉइंट v मैक्सिमम है, जब i 0 है तब v मैक्सिमम है, जब i 0 है तब v मैक्सिमम है। i 0 मतलब जब i मिनिमम है v मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस केस में ऐसा होगा। और जब ये 0 है तब i नेगेटिव में मैक्सिमम आ गया, जब ये v वाली कर्व है ना, दिस वन इज v, ये वाली कर्व, जब v नेगेटिव में मैक्सिमम है तब i मिनिमम है 0। ठीक है, तो इस केस में ऐसी वेवफॉर्म बनेगी। उसके बाद यहाँ पे हमने एक नई चीज़ डिफाइन की है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल टू L 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज़ द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं इसको अगेन कंपेयर करूँ, जैसे हमने पहले कंपेयर किया था, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन आर, और आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से कंपेयर करके भी हमें पता लग रहा है कि यूनिट्स क्या होंगे, इसके ओम ही होंगे। ठीक है, नाउ डीसी के केस में क्या होता है, एफ 0 है डीसी के केस में, तो एक्स सी की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 पाई एफ 0, सॉरी यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, अब f0 है ना, 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनाइट वैल्यू होती है, इन्फिनाइट वैल्यू होती है ना, समथिंग अपॉन 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर ऑफर इन्फिनाइट ऑपोजिशन टू डीसी, डीसी को ये इन्फिनाइट ऑपोजिशन देगा, यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस होगा इन केस ऑफ डीसी। बट अगर मैं एसी की बात करूँ, एसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिनाइट। ठीक है, तो एक्स सी की वैल्यू क्या आएगी, डिनोमिनेटर में एफ है ना, 1 अपॉन फिनाइट, 1 अपॉन फिनाइट मतलब 1 के नीचे बहुत बड़ी टर्म है, तो जब डिवाइड करोगे आप तो आपके पास स्मॉल वैल्यू ही आएगी। तो कैपेसिटर एसी के केस में बहुत कम ऑपोजिशन देता है, इसका मतलब एसी करंट जो है कैपेसिटर में से इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, पास थ्रू कैपेसिटर इजीली, पास थ्रू कैपेसिटर इजीली।
बट डीसी में से डीसी करंट जो है वो कैपेसिटर में से पास नहीं होगा। अब इंडक्टर का भी मैंने सेम आपको ये चीज़ करवाई थी। इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर के केस में डीसी इजीली पास कर जाएगा इंडक्टर में से, बट जो एसी है उसको अपोजिशन मिलेगी, वो नहीं इजीली पास नहीं हो पाएगा एसी करंट थ्रू इंडक्टर, बट कैपेसिटर में से एसी इजीली पास हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसे, ये एक्सप्रेशन देखो, एक्स सी और एफ बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर ना, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक कम हो रही है। इफ एक्स, ये इंक्रीज होता रहेगा ये डिक्रीज होता रहेगा, तो एक्स सी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक दूसरी कम हो रही है, बिकॉज एक्स सी इज रेसिप्रोकल टू एफ, 1/f, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर। तो इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल में आपको पीक वैल्यू निकालनी आ सकती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना आ सकता है। ठीक है, और आपको करंट और उसकी इक्वेशंस निकालनी आ सकती हैं। हम एक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे देखो, सिंपल न्यूमेरिकल तो आप कर लोगे, बट अगर इक्वेशन बनानी आए ना तो कैसे बनानी है। देखो मुझे यहाँ पे गिवन है v इज इक्वल टू, लेट इट बी साइन 10t। ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी 2 माइक्रो फैरेड। अब मुझे बोला वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम। एक तो आपको इक्वेशन करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और आपको आई एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है फुल साइकिल के लिए भी और हाफ साइकिल के लिए भी। ठीक है, फुल साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फुल साइकिल के लिए 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए 2I0/π होता है। ये हमने पहले ड्राइव भी किया था। ठीक है, ये हम अब देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एवरेज वैल्यू निकाली थी करंट की, वहाँ से पता था कि फुल साइकिल में आई एवरेज 0 होती है, बट हाफ में ये होती है 2I0/π। ये चीज़ें आपको पता होगा, तो आप आंसर में लिखोगे फुल साइकिल के लिए आई एवरेज 0 और हाफ के लिए आप 2I0/π आप वहाँ पे सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब हाफ साइकिल में आपको I0 की वैल्यू चाहिए होगी। अब हमें I0 कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट उससे पहले हम करंट की इक्वेशन देखते हैं क्या आएगी। नाउ इन केस ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहले तो आप इक्वेशंस लिख लो दोनों की। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होती है, v इज इक्वल टू वी नॉट, मतलब ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की इक्वेशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट। कैपेसिटेंस में जो करंट है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री। ठीक है, और अगर ये इक्वेशन ओमेगा टी है तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2 होगा ना, ये लीड करेगा बाय 90 डिग्री। नाउ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को क्या करो आप, कंपेयर। यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट टू नो दैट V0 इज इक्वल टू 10 पीक वैल्यू है ना, और यहाँ से साइन ओमेगा टी साइन 10t, ओमेगा की वैल्यू है आपके पास 10। ठीक है, तो अब आपको चाहिए I0, तो हम कैसे, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, C इज इक्वल टू 2μF। सो हम I0 निकालेंगे। इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट I0 इज इक्वल टू V0/XC, और यू कैन राइट 1/ωc, या फिर आप लिखो ωc V0। ओमेगा पता है 10, C पता है 2 × 10⁻⁻6, V0 पता है 10, तो कितना आ गया 200 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻4 एम्पेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I0। I0 की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी फिर, ये वाली इक्वेशन देखो, I इज इक्वल टू I0 की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻4, उसके बाद आएगा साइन, ये इक्वेशन देखो, उसके बाद आएगा साइन, फिर ओमेगा की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, ओमेगा इज 10t प्लस π/2। ठीक है, तो ये जो आई आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, ये आपको ये दो इक्वेशंस पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इंडक्टर होता फिर आप उसकी दो इक्वेशंस लिख लेते, वी और आई की इक्वेशन क्या है। ठीक है, नाउ फुल साइकिल के लिए तो ये 0 है, लिख देना। हाफ साइकिल के लिए होती है ये 2I0/π, तो आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए हम निकालेंगे क्या आएगा 2I0/π
2 इंटू आई नॉट की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻⁴/पाई. सो दिस इज योर आंसर आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल. क्लियर. सो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में आ जाएगा. एक और देख लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे तो वोल्टेज गिवन था ना, अगर आपको क्वेश्चन में करंट गिवन है और वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है तो फिर कैसे निकालेंगे. एक एग्जांपल वो भी देख लेते हैं. यहाँ पे C की वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड लेट इट बी, और AC सोर्स लगा हुआ है और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है जो दैट इज I इक्वल टू 5 साइन 50t प्लस 30. कुछ भी ऐसी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. तो मेरे पास गिवन है I 5 साइन 50t प्लस 30. अब यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ V. इक्वेशन ऑफ V व्हाट्स इज टाइम, दिस यू हैव टू फाइंड आउट. वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अब आपको पता है यहाँ पे इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो कैपेसिटर होता है जो करंट होता है इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री और वोल्टेज लैग करती है 90. ठीक है. करंट की इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है. यहाँ पे कहीं 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा. बट ये तो पता ना कि अगर करंट की इक्वेशन ये है तो वोल्टेज, करंट तो आगे रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगी. वोल्टेज पीछे कितनी रहेगी बाय 90 डिग्री. ठीक है. तो वोल्टेज की इक्वेशन अगर मैं लेट करूं तो क्या होगी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2. π/2 का डिफरेंस होता है दोनों में. करंट लीड करता है 90 π/2 से. तो अब यहाँ पे करंट की वैल्यू ये है तो हम वोल्टेज को पीछे कर देंगे माइनस π/2. ठीक है. नाउ अब ओमेगा टी इतनी चीज़ तो एज इट इज़ ही आ जाएगी. तो मतलब आपको पहले तो V नॉट फाइंड आउट करना पड़ेगा. आई नॉट क्या है यहाँ पे, आई नॉट की वैल्यू है 5, C की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड. और क्या चाहिए आपको, ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू है 50. तो यहाँ से यू नो दिस V नॉट, ये ऊपर यूज़ किया था ना हमने सेम फॉर्मूला, ओमेगा C V नॉट, यही लिख लो ओमेगा C. ठीक है. यहाँ से हम क्या निकालें, यहाँ से V नॉट निकालते हैं. दैट इज़ I नॉट अपॉन ओमेगा C. आई नॉट की वैल्यू है 5, ओमेगा है 50 और C है 5 इंटू 10⁻⁻6. 5 से 5 कैंसिल. ये सारा कटिंग करके आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट. ठीक है. V नॉट की वैल्यू आई. अब इसको यहाँ पुट करें. V इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ साइन, ये जो फेज है ये तो सेम ही आ जाएगा 50t प्लस 30, बस साथ में 90 आएगा. ठीक है. और ये इसको भी, ये डिग्रीज है ना, इसको भी सॉल्व करो. यहाँ पे आ जाएगा साइन 50t माइनस 60. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल. ठीक है. बस ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको पता है करंट लीड करेगा 90 से, बट करंट की इक्वेशन गिवन है, करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग कर रही है ना 90 डिग्री से. तो मुझे यहाँ वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं उसको करंट वाली इक्वेशन से पीछे ले जाती हूँ -90. ठीक है. बस ये आपने देखना है कि वोल्टेज लैग कर रही है, करंट लीड कर रहा है, इस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करना है. क्लियर. तो हम अब 3 केसेस हमने कर लिए. प्योर रेजिस्टिव, AC वोल्टेज अप्लाई टू सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, फिर इंडक्टर का, कैपेसिटेंस का. तीनों को समराइज करते हैं. देखो रेजिस्टर के केस में V की इक्वेशन ये थी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की इक्वेशन थी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. फिर हमने I की वैल्यू निकाली थी V नॉट अपॉन R, और यहाँ से हमने ये देखा था कि वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में है. तो इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बना था, वोल्टेज और करंट सेम. ठीक है. ये सिंपल डायग्राम्स बनाए हुए हैं फेजर डायग्राम. वोल्टेज और करंट, जैसे वोल्टेज है वैसे ही करंट है, दोनों सेम फेज में है. फिर हम आए इंडक्टिव सर्किट में. इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करती है 90 डिग्री से, करंट लैग करता है 90 डिग्री से.
ठीक है, या तो यहाँ पे ओमेगा टी लिख लो सिर्फ, या ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज लीड, मतलब ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा, वोल्टेज करंट से आगे है। बट ये इक्वेशंस हमने ड्राइव की है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमने ये वोल्टेज तो दी हुई थी, तो करंट कितना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। करंट आया था ओमेगा टी माइनस π/2, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2। फिर यहाँ पे हमने एक नई वैल्यू डिस्कवर की थी, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL विच इज इक्वल टू ओमेगा L 2πf, मतलब ओमेगा होता है 2πf। फिर यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन देखा था, एक प्लॉट देखा था XL और F के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे करंट जो है वो लैग करेगा, ठीक है। तो ये V होगा, ये I होगा, V से 90 डिग्री पीछे होगा करंट, ठीक है। V लीड करेगा, I लैग करेगा, और कैपेसिटर में उल्टा है, वहाँ पे I लीड करेगा, देखो I लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगी। I लीड करेगा मतलब I की इक्वेशन में प्लस π/2, और वोल्टेज यहाँ पे I लैग कर रहा था ना, तो माइनस π/2। यहाँ पे I लीड करेगा करंट, तो प्लस π/2, क्योंकि वोल्टेज तो हम पहले अप्लाई करते हैं, फिर हम करंट की इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ पे नई टर्म आई थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC विच इज इक्वल टू 1/ωc, और XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर देखें तो ऐसा आता है, बिकॉज XC और F आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, तो इसका प्लॉट ऐसे आता है। बट इन केस ऑफ दिस XL और F का जो प्लॉट है, दिस इज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों के बेस पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मैंने अब करवाया। इक्वेशन फॉर्म होनी भी आती है आपको, इंडक्टर के केस में भी इक्वेशन बनानी आ सकती है कि वोल्टेज की गिवन है, करंट की बनाओ, और इसके केस में भी आ सकती है, ठीक है। और आपको I0 निकालना आ सकता है, V0 पीक वैल्यूज़, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे। अगर इंडक्टर का केस है और I0 या V0 कुछ भी निकालना है तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है, इसमें ये करना है, और सिंपल तो आप ये करोगे। फिर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी निकालने आ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सीरीज LR सर्किट, मतलब दो, अब सिंगल सिंगल किया था ना, अब हम कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, LR फिर RC, फिर तीनों को लेके चलेंगे LCR, ठीक है। थैंक यू।